हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज हम रिसर्च का पहला टॉपिक जो कि है परसेप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, उसको हम स्टडी करेंगे। ये खास तौर से प्री पीएचडी कोर्स वर्क स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर सीसीएस यूनिवर्सिटी, उनके लिए ये नोट्स भी प्रोवाइड यहाँ पर किए जाएंगे। तो ये शुरू करते हैं सबसे पहले रिसर्च वर्ड का मतलब समझकर। ये जो वर्ड है रिसर्च, ये एक फ्रेंच वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन है रूशेरशे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से ढूंढना या उसकी बहुत गहनता के साथ तहकीकात करना, टू इन्वेस्टिगेट थरोली। रिसर्च एक सिस्टमेटिक और एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम नई जानकारी को उजागर कर सकते हैं। जो तथ्य हमारे पास पहले से हैं उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या वो सही हैं या गलत। समस्याओं को सुलझाने में ये हेल्प करती है, प्लस इन सब के बेस पर आने वाली पीढ़ियों के लिए नई थियरीज जो उनके आगे के अध्ययन में काम आए वो भी विकसित करने में रिसर्च मदद करती है। रिसर्च में खाली जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक बहुत ही गहन अध्ययन, मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन है। लॉजिक का यहाँ पर प्रयोग होता है, लॉजिकल थिंकिंग आती है। वैज्ञानिक तरीकों से परीक्षण करा जाता है सभी तथ्यों का, और उन सभी तथ्यों का फिर एक इंटरप्रिटेशन, उससे एक कंक्लूजन निकाला जाता है इस सब को करने के बाद। अब चाहे बात एकेडमिक्स की हो या फिर किसी और प्रोफेशनल फील्ड की, रिसर्च हर जगह ज्ञान को आगे बढ़ाने में और सही फैसले लेने में मदद करता है। कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर रिसर्च की जो हम देखते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीकों से रिसर्च को, उसकी व्याख्या करी है, उसको डिफाइन करा है। पहली डेफिनेशन है बाय रेडमैन एंड मोरी। इनके हिसाब से रिसर्च एक सिस्टमेटाइज्ड प्रयास है नई जानकारी को प्राप्त करने का। सिस्टमाइज्ड इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हुए हम नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है बाय क्लिफर्ड एंड वुडी। इनका कहना था कि रिसर्च के अंदर सबसे पहले हम जो भी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसको डिफाइन और रीडिफाइन करते रहेंगे। उस बेस पर एक हाइपोथेसिस बनाई जाएगी जो आगे जाकर या तो सही प्रूव होगी या गलत। फिर डेटा पर काम होगा, डेटा कलेक्शन, इकट्ठा करना, उसको सुनियोजित तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना और फिर उस डेटा का मूल्यांकन। ये सारी चीजें डेटा पर काम हो जाएगा। इस सब के बेस पर कोई जानकारी, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी और उसके बेस पर हम किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। अगली जो डेफिनेशन है वो है बाय कर्लिंगर। इन्होंने बोला साइंटिफिक रिसर्च एक सिस्टमेटिक, क्योंकि एक प्रोसेस फॉलो करती है, कंट्रोल्ड, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स को और जो एनवायरनमेंट है जिसमें रिसर्च करी जा रही है उसको भी कंट्रोल करते हैं। फिर एम्पेरिकल। एम्पेरिकल इसलिए बोला गया क्योंकि ये एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। और एक बहुत ही क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस की। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं ये जानने के लिए कि जो भी नेचुरल फिनोमेना है उनके बारे में जो प्रिज्यूम्ड रिलेशन हमने अपने दिमाग में रखे हुए थे उसको ये स्टडी करती है। अगर आसान शब्दों में बोले तो रिसर्च को कह सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसका उद्देश्य है नए तथ्यों को उजागर करना और उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना। अब हम बात करते हैं परसेप्शन ऑफ रिसर्च की। परसेप्शन ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किस तरीके से जो स्कॉलर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं और जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, वो रिसर्च को किस तरीके से समझता है, उसे वो कैसे देखता है और किन तरीकों से वो रिसर्च को अप्रोच करता है, कैरी आउट करता है। रिसर्च को जनरली सबसे पहले अ सर्च फॉर नॉलेज समझा गया। रिसर्च का पर्पस यही है कि जो भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल जानकारी है, ज्ञान है, उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके और नए तथ्यों को उजागर किया जा सके। सेकंड है अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है और एनालिसिस होती है, यानी कि कोई भी रिसर्च वो इन साइंटिफिक मेथड्स को यूज करती है, तो इसलिए इसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी समझा गया। फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। रिसर्च का पर्पस क्या है? कोई समस्या है उसका समाधान ढूंढना, क्या क्या पॉसिबल और सूटेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो समाज जो है रिसर्च को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के तौर पे भी देखता है।
फोर्थ पॉइंट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। रिसर्च एक क्रिएटिव प्रोसेस भी है, क्योंकि ये रिसर्च ही है जिसकी वजह से नए नए विचार, नए कंसेप्ट, नए मॉडल और नए आविष्कार किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। चाहे सरकार हो, चाहे कोई बिजनेस हो, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल या कॉलेज हो, सभी संस्थान रिसर्च को यूज करती है एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। और लास्ट है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि जिस तरह ज्ञान हमेशा इवॉल्व होता रहता है, रिसर्च भी कभी रुक नहीं सकती, इसलिए इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि नॉलेज अथाह है और वो धीरे धीरे हमारे सामने आती है। तो जिस तरह नॉलेज सीमित नहीं रह सकती, लगातार आगे बढ़ रही है, उसी तरह रिसर्च भी सीमित नहीं रह सकती, ये भी लगातार आगे बढ़ेगी, इसलिए इसको एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी बोला गया। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो एक अच्छे रिसर्च प्रोसेस के अंदर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला सिस्टमैटिक, मतलब वो प्लान्ड हो और एक सुनियोजित तरीके से एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रिसर्च होनी चाहिए। सेकंड इज लॉजिकल। रिसर्च हमेशा रीजनिंग और रेशनल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक। थर्ड इज एम्पेरिकल। रिसर्च एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड रहती है, उन्हीं के आधार पर ही आगे बढ़ती है, तो इसलिए इसको एम्पेरिकल बोला गया। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर है ऑब्जेक्टिव। रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च कर रहा है, वो उस रिसर्च को करते समय उसके अंदर कोई पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए। मतलब वो किसी एक पक्ष का समर्थन कर रहा है, किसी एक विचार का समर्थन कर रहा है और दूसरे विचार का वो खंडन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बिना भेदभाव के रिसर्च कंडक्ट करनी है, अगर उसको एक मीनिंगफुल और अनबायस्ड रिजल्ट तक पहुंचना है। फिर आता है एनालिटिकल। रिसर्च के अंदर जो भी डेटा है और जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, उनको बहुत गंभीर तरीके से उनको एनालाइज करा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, इसलिए इसको एनालिटिकल भी बोला गया। फिर है रेप्लिकेबल। मतलब जो भी फाइंडिंग आपकी रिसर्च की हैं, जो भी आपने अपनी रिसर्च के एंड में बोला, वो ऐसा फैक्ट होना चाहिए जो अगर कोई और स्कॉलर भी आकर उससे रिलेटेड या उसको वेरीफाई करने की कोशिश करे तो वो आराम से उसको वेरीफाई कर पाए। मतलब आपकी फाइंडिंग्स सिर्फ आपकी नहीं, अगर कोई और भी उसको स्टडी करता है तो उसका रिजल्ट भी वही आना चाहिए। मतलब ये रेप्लिकेबल होनी चाहिए। फिर है कंट्रोल्ड। रिसर्च के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट, कुछ इंडिपेंडेंट, और कुछ कंडीशंस होती हैं। उन सबको बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से मैनेज करा जाता है, इसलिए इसको कंट्रोल बोला गया। और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक। रिसर्च हमेशा वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स को और मेथड्स को इस्तेमाल कर आगे बढ़ाई जाती है, इसलिए इसको साइंटिफिक भी बोला गया। अब हम देखते हैं रिसर्च करने के और पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? किसी भी फिनोमेना को आपको समझना है, किसी भी हैपनिंग को, किसी भी इवेंट को, उसके साथ फेमिलियर होने के लिए और उसको समझने के लिए रिसर्च करी जाती है। नए तथ्यों को उजागर करने के लिए भी रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। जो थ्योरीज ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं वो कितनी सही है कितनी गलत, उनको वेरीफाई करने के लिए भी रिसर्च करी जाती है। रिसर्च के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ डिपेंडेंट कुछ इंडिपेंडेंट, उनके आपस के बीच की रिलेशनशिप को पहचानने के लिए भी रिसर्च को कंडक्ट करा जाता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, नई थ्योरीज और कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट, और जो भी पॉलिसी बनाई जा रही हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं उनको सपोर्ट करने के पर्पस से रिसर्च जो है वो करी जाती है। तो ये हो गए रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च की इंपॉर्टेंस सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स में और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी है। सबसे पहले अगर हम एकेडमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जाहिर सी बात है, एकेडमिक्स में नॉलेज होती है और रिसर्च नॉलेज को एक्सपेंड करने का काम करती है, तो इनका ये वहां पर बहुत बड़ा रोल है। फिर बच्चों के अंदर और समाज के अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का जो काम है वो रिसर्च करती है और लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करती है। फिर आता है सोशल इंपॉर्टेंस। समाज की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का काम रिसर्च के द्वारा किया जाता है। आम जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करती है, ये हो गई सोशल इंपॉर्टेंस। अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें, जो भी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज हैं उनमें ये असिस्ट करती है और बिजनेस ग्रोथ और इनोवेशन को सपोर्ट करने का काम भी रिसर्च के थ्रू किया जाता है। अगर हम साइंटिफिक इंपॉर्टेंस देखें
तो जितनी भी नई नई इन्वेंशन होते हैं, आविष्कार होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, उसको एनकरेज करती है रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट करती है। अब हम आते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं रिसर्च के टाइप्स का। हालांकि इसको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, मगर यहाँ पर एक छोटा ब्रीफ ओवरव्यू। तो टाइप्स में अगर देखा जाए तो कुछ बेसिस पर ये टाइप्स हैं। सबसे पहला बेस है बेस्ड ऑन पर्पस, किस उद्देश्य से रिसर्च करी जा रही है। या तो रिसर्च फंडामेंटल मतलब बेसिक रिसर्च होगी, जो कि सिर्फ थियरीज को डेवलप करने और नॉलेज को एक्सपेंड करने के पर्पस से करी जाती है। ये हो गई फंडामेंटल और या बेसिक रिसर्च। फिर आती है अप्लाइड रिसर्च, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के उद्देश्य से जो रिसर्च करी जाए उसको बोला जाता है अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च के टाइप्स का अगर दूसरा बेसिस देखें तो वो है बेस्ड ऑन नेचर। क्वालिटेटिव रिसर्च, यहां पर जो भी डेटा है वो नॉन न्यूमेरिकल है, जैसे कि किसी के विचार, ओपिनियंस या उनके एक्सपीरियंसेस। और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि फोकस करती है न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर। फिर है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, किस पर्पस से रिसर्च करी जा रही है। पहली है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसके नाम में ही एक्सप्लोरेटरी आ रहा है, मतलब नए इश्यूज और प्रॉब्लम्स को, नई समस्याओं को एक्सप्लोर करने के लिए करी जाती है। दूसरी है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, किसी भी फिनोमेना के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के पर्पस से करी जाती है। देन इज एनालिटिकल रिसर्च, ये क्रिटिकली एग्जामिन करती है, एनालाइज करती है फैक्ट्स को और इंफॉर्मेशन को। और उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करती है कि अगर कोई हैपनिंग हुई, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुई, तो उसके पीछे की वजह क्या थी, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करने का काम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। अब हम एक रिसर्च प्रोसेस का ओवरव्यू देखते हैं, उसके कुछ जनरल स्टेप्स। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, किसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है। फिर आता है उससे रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके ऊपर पहले रिसर्च हो रखी है तो उसका हम रेफरेंस लेंगे, या उसके ऊपर पिछली क्या स्टडीज हैं उनको यहाँ पर समझा जाएगा। इन सब के बेस पर ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बनाए जाएंगे, क्या पर्पस है हमारी रिसर्च का, और फिर एक हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट जो कि आगे जाकर या तो सही प्रूव होगी या फिर गलत। फिर रिसर्च डिजाइन को तैयार करा जाएगा कि किस किस तरीके से हम रिसर्च कैरी आउट करने वाले हैं, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यहाँ पर यूज होंगे, इस तरह की चीजें। फिर आता है पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर डेटा कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चनेयर बनाए जाएंगे, रिस्पोंडेंट से फिल कराए जाएंगे, या अगर सेकेंडरी रिसर्च है तो जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में उसको रेफरेंस दिया जाएगा, वहां से कलेक्ट करा जाएगा। फिर सारे डेटा को एनालाइज करेंगे और उसका एक इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा। उसके बेस पर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और अपनी फाइंडिंग्स, हमने क्या पाया हमारी रिसर्च में, वो हम देखेंगे। और फिर सबसे लास्ट में है पूरी रिसर्च के ऊपर बेस्ड एक रिपोर्ट जो बनती है, रिपोर्ट राइटिंग। अब हम देखते हैं एक रिसर्च और जनरल ऑब्जर्वेशन में फर्क क्या है। एक तरफ है जनरल ऑब्जर्वेशन और एक तरफ है रिसर्च। जनरल ऑब्जर्वेशन का नेचर क्या है, ये इनफॉर्मल होती है, जबकि हम पढ़ चुके हैं रिसर्च एक बहुत ही सिस्टमैटिक उसका नेचर है। जनरल ऑब्जर्वेशन किस लिए करी जाती है, किसी भी चीज के बारे में एक सामान्य समझ को बढ़ाने के लिए, ये पर्पस है। जबकि रिसर्च के अंदर एक प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है। जनरल ऑब्जर्वेशन में कोई प्लानिंग नहीं होती, ये अनप्लान्ड है, जबकि रिसर्च 100% प्लान्ड मेथोडोलॉजी को फॉलो करती है। जनरल ऑब्जर्वेशन में अगर एक्यूरेसी देखें तो ये बायस्ड हो सकता है, हर एक आदमी का अपना कुछ का ऑब्जर्वेशन है और वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हो सकता है। तो बेस्ड अपॉन उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको अपने आप पहले से ही एक परसेप्शन बना हुआ है, एक उन्होंने ऑलरेडी अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये सही ये गलत, तो ये बायस्ड हो सकता है। जबकि रिसर्च बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है और इसीलिए रिलायबल है, क्योंकि ये कोई भेदभाव नहीं करती। और जनरल ऑब्जर्वेशन का आउटकम क्या होता है, हमने कुछ चीज ऑब्जर्व करी और हमने अब अपना एक ओपिनियन बना लिया, कि अपनी एक धारणा बना ली गई, ये जनरल ऑब्जर्वेशन का आउटकम है। जबकि रिसर्च का जो आउटकम है वो एक वैलिड कंक्लूजन है, बिना भेदभाव के, बिना बायसनेस के। अब रिसर्च को लेकर कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। कोई भी रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है उसको कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, जैसे कि जो वो डेटा कलेक्ट कर रहा है और उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है वहां पर उसको 100% ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। प्लेजरिज्म मतलब किसी और के काम को, किसी और के लिटरेचर को, किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर लेना बिना उसे क्रेडिट दिए, यहां पर इसको अवॉइड करना चाहिए। जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे आप क्वेश्चनेयर फिलअप करवा रहे हैं या उनका आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनको हमेशा रेस्पेक्टफुली ट्रीट करें। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है।
जहां जहां से भी आपने डेटा का सोर्स आपका है उसका प्रॉपर साइटेशन होना जरूरी है। और रिसर्च के अंदर ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता मतलब ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे कंक्लूड कर देते हैं। रिसर्च इज फाउंडेशन ऑफ नॉलेज क्रिएशन। नॉलेज को क्रिएट करने का बेस है रिसर्च, और एकेडमिक डेवलपमेंट की नींव रिसर्च होती है। ये एक सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। पर्पस क्या है? नए तथ्यों को उजागर करना और समस्याओं का समाधान करना। प्री पीएचडी स्कॉलर्स के लिए परसेप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये उनकी एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी का बेस बनेगा, उनके थीसिस राइटिंग का बेस बनेगा और उनको एक स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन का ये एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। अच्छी रिसर्च ना सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस को आगे बढ़ाती है बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। So with this, I wind up this session on perception and definition of research. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.